हाँ जी दोस्तों, सो वेलकम टू अ चैनल स्टोरीज बाय डी। एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपका भाई सुनाता है आपको कहानियाँ, कुछ थ्रिलर, कुछ क्रिमिनल एंड कुछ हॉरर। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ दोस्तों कि आपके लिए सबसे अमेजिंग कहानियाँ लेके आऊँ, जो कि आप ऑब्वियसली इतनी सारी कहानियाँ आप सुन चुके हैं और आप मेरी बात से सहमत भी होंगे। इसी बात पे दोस्तों मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं इस चैनल को। प्लीज़ 2 मिनट लगेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाओ जाओ, कर दिया? ओके। सो दोस्तों, आज की कहानी भी और कहानियों की तरह ही बहुत ही गजब की कहानी है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये कहानी एक लड़के की जिसका नाम है विकास। बहुत ही बढ़िया लड़का, बेहतरीन लड़का, पर कैसे उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसको बर्बाद कर देता है, कैसे ब्लैक मैजिक उसका सब कुछ छीन लेता है, उसकी फैमिली को तबाह कर लेता है। बहुत ही गजब की कहानी है और ये कहानी मेरे को उसकी बहन ने ही भेजी है। तो जब ये कहानी हमने पढ़ी तो खुद होता है ना कि आपके दिल में कोई चीज़ लगती है। सो ये उस तरह की स्टोरी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी डिटेल आपको और देना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में मेरे को जो मैंने बताया था ना, गढ़वाल में एक बाबा हैं, सिद्ध बाबा हैं, उनके बारे में पूछने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट में लिखा है। दोस्तों, ये है मेरी इंस्टाग्राम ID, फ्लैश हो रही होगी स्क्रीन पे। आप यहाँ पे आइएगा, मैं आपको यहीं पे वो डिटेल दे दूंगा, ठीक है। आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं, मेरा मेल ID मैं वहाँ पे भी आपको बता दूंगा। मैं पब्लिकली वो चीज़ नहीं बोल सकता। कोई एक सिद्ध पुरुष हैं, वो कमर्शियल वाले बाबा नहीं है। तो होता क्या है कि ये वीडियो हज़ारों लोग देखेंगे, लाखों लोग भी देख लेंगे इवेंचुअली। पता नहीं कौन कौन उनको फ़ोन करेगा, कौन कौन नंबर पे कॉल कर लेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिसको भी ज़रूरत हो वो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाए, मैं उसको डिटेल वहाँ पे दे दूंगा। और जिसने डिटेल मेरे से मांगी है मैंने सबको दी भी है। मैं अननेसेसरी लोगों में ये जो डिटेल है स्प्रेड नहीं करना चाहता, मैं किसी की शांति खराब नहीं करना चाहता, ठीक है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, अब विकास की कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है विकास की। विकास 24 साल का एक लड़का था, दिखने में काफ़ी अच्छा, गुड लुकिंग, फेयरली इंटेलिजेंट, बहुत ही मुंहफट और बहुत ही प्रैक्टिकल। विकास एक अच्छे घर से बिलोंग करता था, तो ऐसा पैसों की उस पर कोई कमी नहीं थी। विकास अपने परिवार के साथ गाजियाबाद में एक जगह है राजनगर, वहाँ पे रहता था। और विकास की एक छोटी सी फैमिली थी। उसकी फैमिली में पापा थे, मम्मी थी, उसकी बहन थी और उसका डॉग था। उसके पापा बिजनेसमैन थे, काफी अच्छा बिजनेस था उनका। उसकी मदर हाउसवाइफ थी और बहुत ही स्पिरिचुअल लेडी थी। उसकी जो बहन है वो स्टूडेंट है और उसका जो डॉग है, जो कि एक जर्मन शेफर्ड है, उसका नाम शीरो है। तो ये थी विकास की छोटी सी प्यारी सी फैमिली। दोस्तों, विकास फिलहाल IMT गाजियाबाद से MBA कर रहा था। और MBA जब कॉलेज से कर रहा था, IMT कॉलेज का नाम है बाय द वे। सो उस कॉलेज में इसके 4 पक्के दोस्त थे। तो पहला था अंकित, जो कि इसका बेस्ट फ्रेंड था। दूसरा सौरभ भी बहुत क्लोज फ्रेंड था। तीसरी इसकी फ्रेंड थी नेहा, और नेहा एक्चुअली सौरभ की गर्लफ्रेंड भी थी। और चौथी थी शिखा विकास की गर्लफ्रेंड थी। अब ये चारों लोग ना बड़े गुड लुकिंग भी थे, बहुत ही इंटेलिजेंट भी थे, अच्छा सा बन के रहते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छी फैमिली से बिलोंग भी करते थे, पैसे की भी इन पे कोई समस्या नहीं थी, गाड़ी भी थी इन पे। होता है कॉलेज का जो एक हॉट ग्रुप होता है, ये वैसे लोग थे। और पूरा कॉलेज में ना ये लोग अलग ही लगते थे। खास तौर से जो विकास और शिखा, ये दोनों जो कपल थे ना, दोनों बहुत गुड लुकिंग थे, बहुत हॉट थे। तो जो कॉलेज में होता है ना, बच्चे सारे एनवी करते थे इनको। अब इनकी लाइफ एकदम बढ़िया चल रही थी कि आती है 2023 की दिवाली में दोस्तों जनरली लोग अलग अलग दोस्तों के घर में दिवाली पार्टीज पे जाते हैं। तो ऐसे ही विकास और अंकित अपने एक दोस्त के, कोई और दोस्त था, उसके घर पे दिवाली पार्टी पे गए थे। अब वहां पे ना बहुत बढ़िया पार्टी थी। इन लोगों ने वहां पे बहुत एंजॉय किया, बहुत पार्टी करी और वहां पे इन्होंने खूब सारी बियर वगैरह पी ली। तो जब इनका घर वापस जाने का टाइम आया तो दोनों को ना काफी नशे हो गए थे। अब जो अंकित था ना, अंकित थोड़ा सेंसिबल टाइप का बंदा था, थोड़ा तमीज से रहने वाला। तो अंकित इसको बोलता है, ब्रो यार कैब कर लें क्या, 2 बियर डाउन है, पुलिस वाले चालान ना कर दें कहीं। अबे यार 500-1000 दे देंगे ना पुलिस वाले को, अपनी गाड़ी में चलते हैं यार, कहाँ कैब करेंगे, फिर गाड़ी लेने आएंगे। अब कुछ नहीं होता, गांधी जी है, सब हो जाएगा। अब विकास के कॉन्फिडेंस के आगे अंकित क्या ही बोलता। तो अंकित भी चुपचाप फिर गाड़ी में बैठ ही गया। और ऐसा इनकी दोस्ती में ना अक्सर होता था। अंकित कोई सजेशन देता था, कोई रिक्वेस्ट करता था, पर विकास का जो फ्लैम्बॉयंट ओवर कॉन्फिडेंट नेचर था ना, वो अंकित की बात को दबा देता था। अब ऐसे यहाँ पे भी वो अंकित बैठ गया गाड़ी में और ये लोग निकल पड़े वहां से। दोस्तों, अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, यहाँ से कहानी ध्यान से सुनना। अब ये दोनों गाड़ी चला रहे हैं, नॉर्मल गाने वाने चल रहे हैं, एकदम चिल सीन है। और ये लोग धीरे धीरे गाड़ी से अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ये अपने घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक छोटा सा चौराहा आता है। तो जैसे ही इनकी गाड़ी चौराहे के पास पहुंचने वाली थी तो एकदम से अंकित चिल्लाता है, ओए भाई ब्रेक मार ब्रेक। अबे क्या हुआ, पागल है क्या, चूत, गाड़ी पलटवा देगा क्या? अबे साले, वो देख सड़क के बीच में टोटका कर रखा है किसी ने, गाड़ी से टकरा गया था अभी वो। अबे क्या है क्या भाई, ऐसे ढकोसले वाली चीजों में यकीन करता है। साले लोग चांद पे पहुंच गए हैं और तू जादू टोने में यकीन कर रहा है यार। हट साले, मैं तो इधर से जाऊंगा, साले हट, गाड़ी मोड़ रहा हूँ मैं। भाई मत कर यार, क्यों फालतू के पंगे ले रहा है भाई। अरे ये सब होता है यार,
और नहीं भी होता तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? लेफ्ट ले यार भाई, चल तू लेफ्ट ले तो, पक्का मत करना यार भाई। चल बे, घंटा नहीं जा रहा मैं उधर से, इरिटेट मत कर अनपढ़ साले। तेरे बाप को बोलूंगा साले, तुझ पे पैसे वेस्ट कर रहा है साले पढ़ा के वो। भाई यू आर जस्ट बीइंग स्टूपिड यार, चल ना यार भाई प्लीज, ड्रामे क्यों कर रहा है यार? ड्रामा? तू साले फट्टू का फट्टू ही रहना, अंधविश्वासी। मैं तो इसके ऊपर से जाऊंगा ही अब तू देख। भाई तू चुप है क्या यार? मना कर रहा हूँ यार, क्यों करता है यार तू ऐसा? दिमाग मत खराब कर यार प्लीज। अब अंकित बेचारा तो उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है, पर उससे और मजे लेने के लिए ना विकास गाड़ी रोकता है, दरवाजा खोलता है और जाता है, और वो टोटका जहाँ पे पड़ा होता है उसके बगल में जाके खड़ा हो जाता है। और अंकित को पता होता है कि विकास क्या करने वाला है। अंकित वहीं से चिल्लाता है, भाई 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 मत कर यार, तू पागल है कि तू। और जैसे वो ये बात बोलता है, विकास सीधे उस टोटके पे एक जोर की लात मारता है। वहां पे वो देखता है कि जो टोटका होता है ना, वहां पे से कुछ लाल रंग से कुछ पैटर्न वैटर्न बनाया होता है, कुछ कपड़े रखे होते हैं, नींबू पड़े होते हैं और एक मटका होता है। तो सबसे पहले वो जो पैटर्न होता है ना, विकास उस पैटर्न पे लात मारता है, वो पैटर्न को ऊपर बिगाड़ देता है। फिर वहां पे एक नींबू होता है जिसमें कुछ तिल्लियां विल्लियां लगी होती हैं, तो उसे बड़े स्टाइल से किक मारता है और बोलता है और ये रहा गोल। जैसे फुटबॉलर्स किक मारते हैं ना, एकदम स्टाइल से किक मारता है। और उसके बाद वो अंकित की तरफ देखता है। अंकित की फट चुकी होती है, अंकित की हालत खराब हो चुकी होती है देख के कि भाई ये क्या कर दिया इसने। और विकास यहाँ पे रुकता नहीं है, अंकित से और मजे लेने के लिए वो उस टोटके के बीच में ना मटका होता है, उस मटके के मुंह पे ना काले रंग का कपड़ा लपेटा गया होता है। वो सीधे उस मटके को उठाता है और गाड़ी के पास लेके आता है और जोर जोर से बोलता है, देख साले, मैं इसको गाड़ी में रखूंगा, फिर देखता हूँ कौन सा भूत लगता है, आजा। और जैसे वो ये करता है, अंकित गाड़ी से उतर जाता है। वो बोलता है, भाई मैं तो कैब में जा रहा हूँ, भाई तू हो गया पागल, तेरे को जो करना है कर, मैं तो जा रहा हूँ। अब विकास को भी लगता है कि यार ओहो, मजे मजे में कुछ ज्यादा ही इसको हर्ट कर दिया। तो वो क्या करता है, मटके को ना गाड़ी के ऊपर ही रख देता है, बोनेट पे ही, और उसको मनाने लगता है, अच्छा आजा भाई, आजा आजा, कुछ नहीं होता यार, तू खाली डर रहा है। तो अंकित बोलता है कि नहीं भाई, मैं तो नहीं आ रहा तेरे पास, मतलब ही नहीं है, इस गाड़ी में नहीं बैठूंगा मैं। तो अपने लोग कैब वगैरह बुला लेता है और कैब लेके चले जाता है। जब वो कैब लेके जा भी रहा होता है तो विकास को गाली कर रहा होता है कि साले तू फट्टू है, तू बेवकूफ है, तेरी मजाक बनाऊंगा, कॉलेज में सबको बताऊंगा तू फट्टी है साले, तू हीरो बनता है, तू है फट्टू, ये वो। सो वो अपना चले जाता है। वो कहता है, भैया राम राम जी, मैं तो जा रहा हूँ। अब विकास अपनी गाड़ी की तरफ वापस आता है तो देखता है कि बोनेट पे तो मटका रखा हुआ है। अब उसके दिमाग में खुरापात सूझती है, कहता है यार एक काम करता हूँ, ये मटके को गाड़ी में रख लेता हूँ, कल कॉलेज लेके जाऊंगा और इसके अंदर जो सामान है ना, इसके ऊपर डाल दूंगा अंकित के ऊपर, तो इसकी फटेगी, कॉलेज में सबके सामने खिल्ली उड़ेगी, मजा आएगा। और वो जो मटका होता है उस मटके को अपनी डिक्की में रख देता है और गाड़ी बैठता है और गाड़ी लेके अपने घर पहुंच जाता है। अब क्योंकि विकास ने बियर वगैरह पी होती है तो घर जाते ही वो सो जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है ना, तो थोड़ा सा उसको अनवेल सा फील हो रहा होता है। ऐसा उसको फील हो रहा था जैसे शरीर उसका टूट रहा है, उसको हल्का हल्का ना फीवर सा आ रहा है। वो उठता है, बड़ी मुश्किल से नहाता है, बड़ी वीकनेस से उसको हो रही होती है। फिर वो ब्रेकफास्ट करने जाता है और जब वो ब्रेकफास्ट करता है ना, तो उसको एकदम से फीवर आने लगता है और विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर ही उसको 103 104 डिग्री फीवर पहुंच जाता है। अब विकास के घर वाले उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर भी बोलता है कि कोई नहीं, दिवाली पार्टी वगैरह ज्यादा हो गई, उस वजह से इसको फीवर आ गया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दवाई वाई देता है और फिर घर जाके रेस्ट करने के लिए बोलता है। अब कंटिन्यूसली 2 दिन हो जाते हैं कि विकास का फीवर ही नहीं टूटता और 2 दिन तक उसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। अब ये लोग किसी और फर्दर डॉक्टर को दिखाने का प्लान कर ही रहे होते हैं कि 3rd डे विकास का फीवर एकदम गायब हो जाता है, वो एकदम फिट हो जाता है। अच्छा, ये खबर इसके सारे दोस्तों पे भी कॉलेज में चले जाती है। अंकित, शिखा, नेहा, सौरभ, इन सबको पता लग जाता है, तो वो लोग भी इसके घर मिलने आते हैं। अब जब ये चारों दोस्त घर आते हैं ना, तो जैसे विकास से मिलते हैं तो विकास को बोलते हैं कि यार हम तेरे को इतनी गजब की न्यूज़ देंगे ना, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो विकास बोलता है, क्या न्यूज़ है? तो वो शिखा बोलती है, बेब, कॉलेज वालों ने एक ट्रिप प्लान करा है जो कि जयपुर का ट्रिप है, जो कि तुम सबको पता है वो कितना बोर होने वाला है। तो मैंने क्या प्लानिंग करी है, हम घर पे बताएंगे कि हम जा रहे हैं जयपुर, बट हम जाएंगे नैनीताल और हम 5 वहाँ खूब मस्ती करेंगे। तो हाथों हाथ इन 5 का प्लान बन गया और एज पर प्लान 1 हफ्ते बाद ये लोग घर पे जयपुर बोल के ये निकल गए नैनीताल। अब जिस दिन ये जा रहे थे तो सुबह सुबह इनका प्लान ये था, विकास एक एक करके सबको पिक करेगा और फिर ये लोग नैनीताल के निकल जाएंगे, गाड़ी विकास की ही लेके जाएंगे। तो सुबह एज पर प्लान पहले विकास ने सौरभ को पिक किया, फिर नेहा को पिक किया, फिर अंकित को पिक किया एंड लास्ट में पिक करने के लिए गए शिखा को। अब इवेंचुअली विकास ने जब शिखा को पिक किया तो शिखा का सामान जो था, सूटकेस वगैरह, उसको रखने के लिए उसने बूट खोला। तो जैसे उसने बूट खोला तो शिखा की नजर पड़ती है बूट के अंदर रखे गए उस छोटे से मटके पे, जिसपे काला धागा वागा बांध के, काला कपड़ा बांध के रखा गया। तो एकदम से शिखा उस मटके को देख के बोलती है, विकास, ये गाड़ी में इतना अजीब सा मटका क्यों रखा हुआ है तूने? तो विकास बोलता है, अबे ये मटका तो वही वाला मटका है यार जो वहाँ चौराहे से उठाया था। जैसे अंकित ये बात सुनता है, अंकित गाड़ी से उतर जाता है और पीछे आके देखता है कि भाई ये तो वही मटका है। और भाई अंकित पैनिक करने लगता है। अंकित बोलता है, अबे यार तू पागल है क्या, ये तूने गाड़ी में रखा हुआ है अभी तक, तू पागल है, हटा इसको, हटा, मैं नहीं आ रहा नहीं तो। अब अंकित जब ऐसे ओवर रिएक्ट करने लगता है तो विकास को बड़ी चिढ़ मचती है। तो विकास बोलता है, अबे चल ठीक है यार, तू चाट मत यार। वो मटके को पकड़ता है और यूं हाथ घुमा के फेंक देता है सड़क के पार। और जैसे सड़क के पार फेंकता है तो इनसे थोड़ी दूर पे मटका गिरता है
और फूट जाता है। अब जब मटका फूटा तो उसके अंदर जो कुछ भी था वो बाहर निकल गया। तो उसमें कुछ रेता सा था, कुछ राख सी थी, कुछ नींबू टाइप की पड़े हुए थे और थोड़ा ना कुछ हड्डियों जैसा सामान भी था। ये देख के अंकित को और पैनिक करता है। अंकित बहुत ही पैनिक करने लगता है, पर शिखा उसको थोड़ा काम डाउन करती है कि चल कोई नहीं, कुछ नहीं होता यार, ये सब अंधविश्वास है, तू चिल मार। पर विकास एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में पहले तो अंकित को 2 गाली करता है कि तू फट्टू है, तू साले तेरे से दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। और वो बहुत एग्रेसिव वे में गाली वाली नहीं दे रहा होता है ना, दोस्ती यारी में स्लैंग्स होते हैं, वो बिल्कुल स्लैंग वे में मजे लेने के लिए उसको ये सब बातें बोलता है। विकास अपना आता है, गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, बोलता है भैया तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ। अंकित का बिल्कुल मन नहीं होता जाने का, पर शिखा उसको बोलती है चल तू शांत हो जाए यार, कोई बात नहीं, तू गाड़ी में तो बैठ। इवेंचुअली ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर ये निकल भी पड़ते हैं नैनीताल के लिए। भाई देखो बच्चे ही हैं तो थोड़ी देर में माहौल भी ठीक हो जाता है, गाने वाने बज रहे होते हैं, एक आधे बियर भी उठा लेते हैं और ये चिल करते करते नैनीताल की तरफ निकल पड़ते हैं। अब देखते देखते कुछ घंटों में ये लोग नैनीताल पहुंच जाते हैं। नैनीताल जब पहुंचते हैं तो ये सबसे पहले मॉल रोड में जाते हैं। मॉल रोड में थोड़ी देर चिल करते हैं, वहीं पे एक बार में बैठ के एक आध बियर और पी लेते हैं। बहुत हंसी मजाक चल रही होती है, बढ़िया माहौल चल रहा होता है और उसके बाद ये लोग इवेंचुअली अपने होटल चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए। अब होटल में इन लोगों ने 3 कमरे लिए होते हैं। एक कमरा होता है सौरभ और नेहा का क्योंकि वो कपल है, एक कमरा होता है विकास और शिखा का क्योंकि ये भी कपल है, और एक रूम अकेला होता है अंकित का। तो ये अपने अपने रिस्पेक्टिव रूम में चले जाते हैं। अब विकास और शिखा जैसे ही रूम में पहुंचते हैं तो विकास फट से अपना डोर लॉक करता है और शिखा के ना क्लोज जाने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो उसके क्लोज जाना चाह रहा होता है तो शिखा उसे एकदम से रोक देती है। बेब, हमारा ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है इस बारे में कि हम शादी से पहले इंटीमेट नहीं होंगे। हाँ बेब, डिस्कस तो हुआ है, पर यार थोड़ा मेरा भी तो मन है ना, चलना है यार, मान जाना यार। बेब, ये सब प्लीज मत करो, यू नीड टू रिस्पेक्ट माई बाउंड्रीज। अबे यार तेरा ये क्या है यार शिखा, ये क्या ड्रामा है यार, ये क्या प्यार है यार, यहाँ आके भी साला दूर दूर ही रहेंगे क्या, क्या है ये सब। अब इसके बाद शिखा उसे स्ट्रिक्टली मना कर देती है, पर विकास उसके पीछे ही पड़ जाता है। अब शिखा की चीज समझ में नहीं आ रही होती, ये लोग 3 साल से साथ होते हैं और आज तक विकास ने ऐसे कभी बिहेव नहीं किया होता है। शिखा बस ये सोच रही होती है कि शायद ये थोड़ा सा शायद ड्रंक है, थोड़ा सा टिप्सी है, इस वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है। पर शिखा उसे बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर देती है, और जब फाइनली शिखा उसे बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करती है तो विकास एकदम से ना बर्स्ट आउट कर जाता है, गुस्से से फट पड़ता है। वो इतनी देर से मना रहा हूं यार तुझे, पागल हो गया मैं, जब बाद में फिजिकल होना है तो अभी होने में क्या दिक्कत है तेरे को, ड्रामा लगा रखा है तूने, पागल हूं मैं, पागल हूं, यहाँ आया हूं मैं। और जब विकास चिल्ला रहा होता है तो शिखा रोने लगती है जोर जोर से, क्योंकि वो बहुत ही घबरा जाती है। वो भाग के जाती है और खुद को ना वॉशरूम में लॉक कर लेती है, क्योंकि उसको ऐसा डर लगने लगता है कि कहीं विकास उस पर हाथ ना उठा पाए। अब जैसे शिखा अपने आप को वॉशरूम के अंदर लॉक करती है, विकास का गुस्सा और बढ़ जाता है और विकास जाता है उस दरवाजे पे लात मारना शुरू करता है, और लात मारते मारते और गंदी गंदी बातें उसको बोल रहा होता है। तू गोल्ड डिगर है, पैसे के लिए मेरे पास है, मुझे नहीं पता है क्या, तुझ जैसी लड़कियां तो 1000 देख ली है मैंने। ऐसी गंदी गंदी बातें वो बोल रहा होता है, अंदर शिखा रोते जाती है, रोते जाती है। अब इतना शोर इनके रूम में हो रहा था कि और भी लोग इस रूम में आ जाते हैं। विकास का बिहेवियर देख के अंकित और सौरभ, इनकी तो हालत खराब हो जाती है। अंकित फटाफट विकास के पास जाता है, उससे बोलते हैं भाई क्या हो गया, ऐसी क्या लड़ाई होगी तुम्हारी, तू चिल्ला क्यों रहे हो, पूरे होटल को तुमने सर पे उठा लिया भाई। और जैसे भी बात विकास को बोलता है, विकास गुस्से में अंकित तरफ देखता है और बोलता है यार दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने मेरा, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं दिमाग ठंडा करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, और लात मार के दरवाजे में वो कमरे से बाहर निकल जाता है। अंकित और सौरभ को विकास का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा होता है, पर खैर चलो वो रूम से जब बाहर चले जाता है तो वो फिर दरवाजे पे नॉक करते हैं और शिखा को बोलते हैं कि वो चलेगा, तू तो बाहर आ जा। बड़ी देर में बेचारी शिखा एकदम घबराई भी बाहर आती है, सहमी भी, रोते रोते, और वो अंकित को बोलती है अंकित यार पता नहीं विकास बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है यार, जैसे समथिंग हैज गॉटन इनटू हिम। उसने इतने सालों में कभी आज तक ऐसा बिहेव नहीं किया, वो मुझे लिटरली मारने वाला था। अरे नहीं नहीं यार, वो एक्चुअली हो सकता है थोड़ा ड्रंक है ना और थका हुआ भी है, फिर बीच में बीमार भी पड़ा था ना, वो आई थिंक उन सब चीज़ों की वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है। नहीं तो तेरे को तो पता ही है यार, ये सच नाइस गाय, कभी ऐसे थोड़ा ना तेरे साथ बिहेव उसने करा है ना। तू शांत हो जा, तू रिलैक्स हो, अभी देख वो वॉक करने गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा, तू चिल मार, तू शांत बैठ। अब सौरभ, अंकित, नेहा और शिखा के रूम में विकास के वापस आने का वेट कर रहे होते हैं। 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटा बीत जाता है, 3 घंटा बीत जाता है, वो वापस नहीं आता। अब ये लोग बहुत थके हुए होते हैं, उनको नींद भी आ रही होती है और रात के ऑलमोस्ट 12 बज गए होते हैं। तो अंकित बोलता है कि यार ऐसा है, 1 आध घंटे रुक जाते हैं, हम लोग बहुत थके हुए हैं, हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। देख यहीं कहीं विकास घूम रहा होगा, हो सकता है किसी बार में बैठ के दारू पी रहा हो, गुस्से में है, थोड़ा सा शांत हो जाएगा तो देखो खुद आ जाएगा। अगर वो नहीं आएगा तो तू 1 आध घंटे में बता देना, फिर हम इसे ढूंढने चले जाएंगे। तो शिखा बोलती है ओके, और फिर शिखा अपने रूम में वेट करती है। अब ये लोग तो जाके सो जाते हैं, ये तो थके हुए भी होते हैं, पर शिखा सो नहीं पा रही होती है, क्योंकि विकास ने जो एक तो उसके साथ बिहेव किया होता है वही बहुत डिफरेंट होता है। शिखा को वही समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो विकास, उसका बॉयफ्रेंड, उसका प्यार
ऐसे इतनी इस बात पे इतना वायलेंट, इतना एग्रेसिव हो गया कि उसको मारने पे तुला, क्या पता उसका रेप ही कर देता। ये चीज शिखा वैसे पचा नहीं पा रही होती है, और दूसरा उसको विकास की फिक्र भी हो रही होती है, क्योंकि रात के 1 बज चुके हैं और विकास का कुछ पता ही नहीं है। वो गया है गुस्से में और वापस ही नहीं आया। जब वेट करते करते सुबह के 4 बज जाते हैं तो शिखा फिर बाकी दोस्तों के रूम में जाती है, एक एक करके उनको उठाती है और उनको बताती है कि भाई विकास अभी तक नहीं आया है यार, गाइस चलो उसे ढूंढने चलते हैं। तो सबसे पहले वो लोग विकास का फोन ट्राई करते हैं। एज यूजुअल फोन बहुत देर से स्विच ऑफ आ रहा होता है। तो फिर ये लोग होटल के नीचे उतरते हैं और फिर अलग अलग डायरेक्शन में उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। करीबन 1-1.5 घंटा पूरे मॉल रोड, सारे रेस्टोरेंट्स, कुछ भी वहाँ पे खुला हुआ था, हर जगह जाके वो उसको ढूंढते हैं, पर कहीं पे भी उसका नामो निशान नहीं मिलता। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये चारों के चारों डर चुके हैं, घबरा चुके हैं, क्योंकि इनका बेस्ट फ्रेंड विकास गायब है। ठीक है, मिल नहीं रहा है, सर्दियों का टाइम है, ऊपर से नैनीताल में जंगल में लेपर्ड्स वगैरह सब आते हैं, तो ये लोग बहुत घबराए हुए हैं। अब लॉजिकल चीज़ क्या है कि आप पुलिस वालों के पास जाओगे, पर पुलिस के पास ही जाएं कैसे? घर पे तो ये झूठ बोल के आए हुए हैं। पुलिस वालों के पास अगर गए, पुलिस वालों ने अगर घर पे फोन कर दिया तो फिर फंस जाएंगे। अब करते क्या ना करते, इन्होंने होटल वालों को बताया और होटल वालों से हेल्प मांगी। अब होटल में जो बंदा था उसने चुपके से पुलिस को फोन कर दिया और फिर पुलिस भी आ गई। और खैर पुलिस को इन्होंने पूरी कहानी बताई कि हम ऐसे ऐसे घर पे झूठ बोल के आए थे सर, और ऐसे ऐसे करके लड़ाई हो गई और वो लड़का चला गया। तो पुलिस ने भी ये सोचा कि यार नॉर्मल सा केस है, दारू वारू पी के कहीं जाके सो गया होगा, और पुलिस ने फिर उसको ढूंढना शुरू किया। अब जब पुलिस ने ढूंढना शुरू किया और दिन के 12 बजे तक ढूंढने के बाद भी विकास का कोई नामो निशान नहीं मिला, पुलिस ने इसको थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया। पुलिस ने फिर सीसीटीवी कैमरेज वगैरह चेक करने शुरू करे, तो उसमें से एक कैमरे में विकास का डायरेक्शन जाते हुए दिख गया इनको। तो उन्होंने उसी को फॉलो करा और वहां पे ना एक अयार जंगल है, अयार पाटा, तो वहां पे जंगल है शहर के बीच में ही, उसकी तरफ वो विकास जाता हुआ दिखा। तो उन्होंने उसी को फॉलो करते गए और आधे घंटे बाद एक पेड़ के नीचे विकास इनको लेटा हुआ दिखा। अब पुलिस वाले जैसे ही विकास के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि यार लेटा पड़ा है, पर पुलिस वालों को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि ये बेहोश है या ये सो रहा है। तो जस्ट चेक करने के लिए पुलिस वाले हल्के से उसको हिलाते हैं, और जैसे उसको हिलाते हैं तो विकास एकदम से उठ जाता है, जैसे कि एकदम से बहुत गहरी नींद से उठा। और जैसे ही वो उठता है, पुलिस को देखता है और वो अपना कंफ्यूज सा हो जाता है कि ये कहाँ से। वो ऐसा रिएक्शन देता है जैसे उसको पता ही नहीं है कि वो यहाँ कैसे आया। उसके बाद पुलिस वाले उसको बोलते हैं कि अबे यार तेरे चक्कर में सारा तेरे को ढूंढ रहे हैं, तू शराब पी के सोया पड़ा है यहाँ, हमारी साले नाक में दम कर रखी है तूने। ठीक है, उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं होता। पुलिस वाले थोड़ा बहुत उसका बयान लेके लिखवा लेते हैं कि हाँ चल मैं कल शराब पी थी और मैं ये वो यहाँ कहीं घर से निकल गया था नशे में, मुझे याद नहीं है, छोड़ देते हैं। और उसके बाद विकास अंकित और इन सब लोगों से मिलता है। अब ये लोग बोलते हैं विकास को कि भाई कल रात को तूने ऐसे क्या पी लिया यार, इतना क्या गुस्सा आ गया कि तू आके जंगल में आके सो रहा है। तो विकास उनको बोलता है यार मेरे को तो एक्चुअली याद ही नहीं है कुछ भी, मैं यहाँ कैसे आया मुझे कुछ नहीं पता है। और ये सुन के ये लोग भी बड़े हैरान हो जाते हैं। अब ये सारे दोस्त यही सोच रहे होते हैं कि यार इसने ना शायद ड्रिंक बहुत ज्यादा कर लिया था कि इसको भूल गया है, इसको मेमोरी लॉस हो गया है। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने उसमें ना डीपली सोचा नहीं, इन्होंने अपने ट्रिप को वहीं पे कैंसिल किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी बीटी हो चुकी थी और ये लोग घर के लिए वापसी रवाना हो गए। अब जब ये वापस घर जाते हैं ना, तो उसके बाद से देखते हैं कि कुछ दिनों तक लगातार विकास का जो बिहेवियर है ना वो चेंज होते जा रहा है। विकास जब घर पहुंचा तो घर पहुंचने के बाद इन लोगों ने जब मैसेज वगैरह करे तो विकास ने उनका रिप्लाई नहीं किया। इन्होंने सोचा थका हुआ है सो गया होगा, पर नेक्स्ट डे भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। इन्होंने उसे कॉल करने की कोशिश करी तो करिए 10 बार कॉल करते थे तो वो उसे एक बार उठाता था और बहुत ही शॉर्ट बात करके फोन काट देता था। और ऐसे ही करते करते ना धीरे धीरे विकास का ना कॉलेज जाना भी कम हो गया। हफ्ता 10 दिन बाद तो उसने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया और अपने दोस्तों से कंप्लीटली कट ऑफ कर लिया। अब इन सब चीजों में ना सबसे ज्यादा परेशान हो रही थी शिखा, क्योंकि शिखा उसकी गर्लफ्रेंड है। दिन में 5-5 4-4 घंटे लोग बात कर रहे हैं आपस में, कॉल नहीं तो वीडियो कॉल नहीं तो व्हाट्सएप, और अभी विकास उनका जवाब ही नहीं दे रहा, उसकी बातों का रिप्लाई ही नहीं कर रहा, उसके कॉल ही नहीं उठाता है। अब शिखा तो परेशान है ही है, शिखा के साथ विकास के पेरेंट्स भी परेशान है। अब विकास के पेरेंट्स को तो कोई भी नैनीताल वाली बात नहीं पता, उनको तो लग रहा है जयपुर से आया है, पर घर पे विकास का जो नेचर है वो लोग नोटिस कर रहे हैं कि वो भी एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। विकास पहले ना बड़ा हंसमुख, बहुत ही ना ऐसे लाइवली इंसान, वो लिविंग रूम में बैठा रहता था, वहीं पे सोफे में लेट के टीवी देखता रहेगा, सबसे बात करता रहेगा, चिटर पिटर, कभी इसकी मजाक बनाना, कभी बहन के साथ खेलना, कभी अपने डॉग के साथ खेलना, वो ना अलग अलग चीजें लगा रहता था। पर जब से वो जयपुर से वापस आया, जो कि घर वालों को लगता है, वो देख रहे हैं कि यार ये अपने कमरे में ऑलमोस्ट 10-10 12-12 घंटे बिता रहा है, ये कमरे से बाहर ही नहीं आ रहा है। खाना भी इसे ऑफर करो तो 5 बार बोलने पे खाना लेने आता है, फिर कोई बात नहीं बोलता, खाना उठाता है, अपने रूम में जाता है, दरवाजा लॉक करता है और अंदर ही खाता है। तो ये जो बिहेवियर है ना, ये बहुत ही अजीब लग रहा था इसके फादर और मदर को। इसके फादर मदर को ये भी लग रहा था, थोड़े पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल थे, उनको लग रहा था यार हो सकता है लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हो रहा हो सकता है कुछ दिल विल टूटा हो भाई का, कॉलेज में किसी लड़ाई हो गई हो सकता है उस वजह से सैड है। तो उस वजह से उन लोगों ने भी सोचा कि यार इसको अपनी स्पेस देते हैं, इसको ना छेड़ते नहीं है। अब ऐसे दिन बीतते गए और विकास का जो बिहेवियर है ना वो और खराब होता गया। एक दिन अंकल ने विकास को ऐसे ही बोला कि बेटा तू कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है यार, 10-15 दिन हो चुके हैं, कॉलेज जा, तेरी पढ़ाई छूट जाएगी यार, लाइटली मत ले इन चीजों को। बस इतनी सी बात थी कि विकास ने इतना तमाशा कर दिया घर
पे कि तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले, तुमने मुझे कैसे बोल दिया, मैं बच्चा हूँ क्या, बच्चा हूँ मैं। और ऐसे ही वो देखता था हर छोटी सी बात में ना भड़क जाता था। ऐसे ही एक दिन विकास की जो गाड़ी थी उसकी बहन लेके चली गई, तो उस बात पे विकास इतना भड़क गया कि उसने अपने गाड़ी का शीशा ही फोड़ दिया। और ये जो बहुत ही एग्रेसिव आउटबर्स्ट हो रहे थे ना विकास के, ये बहुत ही सरप्राइजिंग थे इसकी फैमिली के लिए, क्योंकि वो इतना बढ़िया, इतना शालीन और शांत लड़का था, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसका जो गुस्सा हो गया था वो इतना अनकंट्रोल्ड हो चुका था कि पूरा परिवार उसे डरने लगा था। अब ये जो बिहेवियर था पेरेंट्स को बहुत अलार्मिंग लगने लगा, तो पेरेंट्स ऑब्वियसली यार अच्छे घर के हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। अब साइकियाट्रिस्ट के पास वो इसको लेके नहीं जा सकते, क्योंकि इसको लेके जाएंगे तो उनको जान से ना मारते रास्ते में, कहीं गाड़ी वाड़ी ना फोड़ दे, गाड़ी ना ठोक दे गुस्से में। वो तो ये बोलेगा ना मैं पागल हूँ क्या, इनको डर लग रहा है। अब वो जब साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो साइकियाट्रिस्ट को बताते हैं कि यार पता नहीं पिछले 2 हफ्ते में क्या हुआ है, ये एक ट्रिप से आया है, उसके बाद से ये हर बात में हमसे लड़ रहा है, ये मारने मराने पे तुल जा रहा है, ये शीशे फोड़ दे रहा है, ये गाड़ी फोड़ दे रहा है, ये सामान फेंक दे रहा है, ये खाना नहीं खा रहा, कमरे से बाहर नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब हमें समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। डॉक्टर ने इनको बताया कि ऐसी बहुत तरह की मेंटल इलनेस होती है जिससे आदमी ऐसा एग्रेसिव और ऐसा गंदा बिहेव कर सकता है, और ये दवाइयां खा के एक लॉन्ग टर्म में, बहुत लंबे टाइम में ठीक होती है। अब आप अगर अपने बेटे को बोलोगे दवाई खा ले तेरी प्रॉब्लम है, तो वो मानेगा ही नहीं। तो आप एक काम करना, चुपके से ना उसे खाने में एक गोली मिला के खिला देना, और आप मुझे 1 महीने बाद बताना कि इसमें इंप्रूवमेंट है कि नहीं। साइकियाट्रिस्ट ये भी चीज उसके पेरेंट्स को क्लियर करके बता देते हैं कि तुम इससे 100% स्वीट होना, अगर तुम नॉर्मली बात करते हो तो ओवरली स्वीट होकर बात करना, वो जो बोले तुम मानना, ताकि वो एटलीस्ट आप पे भरोसा करे और ये दवाई को 1 महीने तक खाए। यही इसके पेरेंट्स ने भी करा। ये लोग जब घर गए तो उसको बहुत ही प्यार से रखा, वो जो बोलता था इसकी बात मानते थे। वो अगर एक दिन तक कमरे से बाहर नहीं आता था तो ये लोग टोकते भी नहीं थे, बस खाना ऑफर करते थे, वो खाना खा लेता था, उस खाने में लोग दवाई मिला लेते। अब विकास धीरे धीरे हर दिन दवाई लेने लगता है, उसको तो पता नहीं होता, पर दवाई तो उसके अंदर जा ही रही है, और कॉलेज वगैरह तो जाना उसने छोड़ ही दिया होता है। इन सब चीजों के बीच में बस एक कांस्टेंट चीज होती है जो विकास के साथ होती है, जिसके साथ विकास टाइम स्पेंड भी कर रहा होता है, वो है उसका डॉग शीरो। यहाँ पे दोस्तों ऐसा कुछ होता है जो इन सब की जिंदगी को ना हमेशा चेंज करके रख देता है। शीरो एक बहुत ही लॉयल और बहुत ही अमेजिंग डॉग था, पर शीरो की एक थोड़ी सी बैड क्वालिटी थी कि शीरो जब खाना खा रहा होता था ना, अगर उसको उस समय छेड़ दो तो वो काट लेता था। ऐसे ही शीरो खाना खा रहा था, विकास वहां से पीछे से आता है, विकास देखता ही नहीं कि शीरो खाना खा रहा होता है, और वो शीरो को ना ऐसे टैप करता है, और जैसे ही वो टैप करता है तो शीरो मुड़ता है और उसके हाथ में काट लेता है। और जैसे ही वो काटता है विकास को इतना तेज गुस्सा आता है, इतना तेज गुस्सा आता है, इतना अनकंट्रोलेबल गुस्सा आता है कि वो भाग के जाता है, डंडा लाता है, उस डंडे से शीरो को मारता है, और जैसे वो डंडे से उसको मारता है वो बिल्कुल शीरो के सर पे टकराता है। शीरो का जो सर है वो खुल जाता है और शीरो की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। चीखने की आवाज सुन के उसकी मम्मी भाग के आती है और वो देखती है कि विकास वहीं पे बैठा है, उसके हाथ में डंडा है, बगल में शीरो, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, और पूरी जमीन पे खून ही खून है। और जब ये चीज वो देखती हैं तो वो इतना शॉक में चली जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद अंकल भी घर पहुंचते हैं, और घर पहुंच के वो देखते हैं कि जमीन पे खून ही खून पड़ा हुआ है, साइड में शीरो है, शीरो की डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसके सर से खून बह रहा है, बगल में विकास बैठा हुआ है, उसके हाथ में अभी भी वो डंडा है, देख रहा है सामने उसकी मम्मी गिरी हुई है, और अंकल परेशान हो जाता है। विकास को बोलते हैं क्या कर दिया तूने मार दिया क्या इसको, पागल हो गया क्या तू। और जैसे अंकल ये बोलते हैं विकास उनके ऊपर भी एकदम से एग्रेसिव होकर आता है, क्या है फिर मारूंगा नहीं, साले ने मुझे काटा कैसे। और अंकल और विकास की भी ना थोड़ी बहुत हाथापाई हो जाती है। उस समय फॉर्चुनेटली विकास अपने रूम में जाके खुद को लॉक कर लेता है, वो अंकल पे हाथ नहीं उठाता है। पर अंकल जब ये बिहेवियर विकास का देखते हैं तो वो भाई बहुत ही परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले तो वो आंटी को उठाते हैं, आंटी को धीरे धीरे होश आता है, आंटी को पानी वगैरह पिलाते हैं, और उसके बाद अंकल ये बात तो सोच लेते हैं कि भाई कुछ तो ऐसा हुआ है कि मेरा जो लड़का है ये इतना बदल गया है, इतना एग्रेसिव हो गया है। क्योंकि ये लड़का 1 महीने पहले तक तो यार इतना पोलाइट था, इतना आज्ञाकारी था, अच्छे से पढ़ता था, कॉलेज जाता था, हमारी बातें मानता था, इज्जत करता था, और एकदम से ये साला मेरे पे हाथ उठाने के लिए आ गया है। तो अंकल इसके बाद फोन करते हैं अंकित को, और अंकित से पूछते हैं कि यार बेटा देख, ऐसा सच सच बता, 1 महीना होने को आया है, ये अपने रूम से नहीं निकल रहा है, इससे बात करो तो ये हमारी जान लेने पे उतारू हो जाता है, बात बात में हमें धमकी देता है कि मैं अपनी जान ले लूंगा, मैं जहर खा लूंगा, अपना सर फोड़ लूंगा। यार ऐसा क्या हुआ बेटा, इसका ब्रेकअप हुआ है, इसका दिल टूटा है, क्या हुआ है। अंकल की बात सुन के अंकित बोलता है कि अंकल मैं आपको एक बात बताऊं, पता नहीं आप यकीन करोगे नहीं करोगे, पर मुझे ऐसा लगता है ना विकास पे ब्लैक मैजिक हो गया। अंकित अंकल को पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे उसने वो टोटके पे लात मारी, नींबू पे लात मारी, वो मटकी उठा के अपनी गाड़ी में रख ली, वो मटकी अपने घर भी ले आया, उसके 1 हफ्ते तक वो गाड़ी अंदर ही रही है। उसके बाद उसने मटकी जब तोड़ी तो मटकी के अंदर हड्डियां वगैरह निकली थी। और अंकल मेरे को लग रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है ना ये उसके बाद ही हुआ है, क्योंकि उसी दिन से विकास एकदम से चेंज हो गया था। अंकित ने अंकल को ये भी बताया कि हम लोग आपको झूठ बोल के नैनीताल गए थे, वहाँ पे इसने शिका के साथ फिजिकल होने की भी कोशिश करी, और फिजिकल होने मना करने पे ऑलमोस्ट उस पर चढ़ गया था, उसको मारने पे उतारू हो गया था। और शिखा भी यही बात बोलती है कि आज तक तो कभी विकास ने मेरे से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी,
और ये उस दिन मेरे को मारने उतारू हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अंदर कौन घुस गया है। अंकल ने अंकित की पूरी कहानी सुनी और अंकल भी बहुत ज्यादा डर गए दोस्तों। अंकल ने फिर अपने भाई बहनों में, अपने बिरादरी में पता करा तो इनको बताया कि हरियाणा में एक बाबा जी रहते हैं जो आपकी इसमें मदद करेंगे। अब गाजियाबाद से लगभग 3 घंटे दूर अंकल हरियाणा पहुंचते हैं उन बाबा जी से मिलने के लिए। जैसे वो बाबा जी के पास जाते हैं तो बाबा जी उनको देखते ही पूछ लेते हैं, तुम अपने बेटे के लिए आए हो ना मेरे पास? तो अंकल बोलते हैं, जी जी बाबा जी, एक्चुअली मेरा जो बेटा है। और वो बोल ही रहे होते हैं कि बाबा जी उनको काटते हैं, तेरा बेटा नहीं है वो, तेरा बेटा गया, तेरा बेटा जा चुका है। उसके अंदर एक नहीं 6 आत्मा है, वो आत्मा उसको ले जा चुका है। तू मोह त्याग दे अब, तेरा बेटा वापस नहीं आएगा। और जैसे बाबा जी ये बोलते हैं अंकल हैरान हो जाते हैं। अंकल कहते हैं, नहीं नहीं बाबा जी, कुछ गलतफहमी हो रही है, मेरा बेटा तो घर पे ही है, वो घर पे ही है, वो ऐसा नहीं है, वो थोड़ा मतलब गुस्सा कर रहा है, थोड़ा सा ना हल्का तबीयत खराब है उसकी, पर वो घर पे ही है। मैं कह रहा हूँ ना तेरा बेटा जा चुका, ये तेरी गलतफहमी है, वो नहीं है तेरा बेटा, वो चले गया, वो जा चुका है। अब ये सुन के अंकल आंटी का रोना छूट जाता है। वो एक दूसरे को देखते हैं और वो बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि इन बाबा जी के बारे में उन्होंने इतना सुना होता है। अगर उन्होंने इनके बारे में इतना नहीं सुना होता तो वो अभी बिल्कुल डिनाई कर देते। हो सकता है बाबा जी को 2 गाली करके उठ के आ जाते, पर क्योंकि इनके बारे में इतना ज्यादा उन्होंने सुना था तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं ये सच तो नहीं बोल रहे। वो फिर से बाबा जी से रिक्वेस्ट करते हैं, बाबा जी प्लीज उसको बचा लो ना, बाबा जी प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे, पर प्लीज उसे बचा लो बाबा जी। मैं कह रहा हूँ ना तू घर जाएगा ना, वो तेरे को निकलेगा। वो जा चुका है, वो कब का जा चुका है। वो तेरे घर पे तेरा बेटा नहीं है, वो तो वो आत्माएं हैं जो तेरे बेटे से कष्ट काट रही हैं। जा घर जाके देख, वो नहीं है तेरा बेटा। अब अंकल जब ये बात सुनते हैं अंकल का दिमाग फटने को जाता है, क्योंकि वो उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि अरे बाबा जी बोल क्या रहे हैं। वो फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और घर के लिए निकलते हैं। अंकल आंटी जब घर वापस आते हैं तो विकास के रूम पे जाते हैं और देखते हैं कि विकास का रूम अंदर से लॉक्ड है। वो विकास को आवाज मारते हैं, विकास बेटा, विकास बेटू दरवाजा खोल दे, बेटा दरवाजा खोल दो एक बार। वो आवाज मारते जाते हैं पर विकास दरवाजा नहीं खोलता है। आंटी बोलती है अंकल को, अरे वो सो रहा होगा ना, वो सोता भी तो है, वो दवाई से नींद आती है ना, सोया होगा, रुक जाओ। अब ये लोग दोनों घबराहट इनको बहुत हो रही है, बीपी बहुत हाई हो रहा है। यार ऐसी बात किसी ने बोल दी कि तुम्हारा बेटा तो है ही नहीं भाई, उसके शरीर में तो कोई और है, वो तो पोजेस्ड है, वो तो जले गया, उसकी बॉडी किसी और ने पोजेस कर रखी है। अब बाहर आप वेट कर रहे हो, 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटे बीत जाते हैं, 3 घंटे बीत जाते हैं। ये फिर से जाते हैं, दरवाजे पे नॉक करते हैं, खटखट, विकास विकास विकास, कोई जवाब नहीं आता है। दोस्तों अंकल आंटी बहुत देर तक वेट करते हैं कि विकास दरवाजा खोल के बाहर आए। वो उसे आवाज मारते जाते हैं पर कोई जवाब नहीं आता है। और जब कई घंटे बीत जाते हैं ऐसे, उनका पेशेंस का बांध टूट जाता है और उनके घर में जो उनका नौकर होता है वो उससे उस दरवाजे को तोड़वा देते हैं। और जैसे ही दरवाजा तोड़ते हैं, वो जो चीज देखते हैं, वो जो दृश्य देखते हैं, उनकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखते हैं विकास जमीन पे लेटा हुआ है, अनकॉन्शियस है, बिल्कुल नंगा, उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है। वो जहाँ पे लेटा हुआ है चारों तरफ ब्लड फैला हुआ है और उस कमरे के कोने में उस खून से ही ना एक पैटर्न बना हुआ है स्टार टाइप का, और उस पैटर्न के अंदर कुछ बाल पड़े हुए हैं और थोड़े से कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं और थोड़े से चावल पड़े हैं। वो देखते हैं कि जो ब्लड है ये विकास के हाथ से ही आ रहा है। विकास ने अपनी नस काटी है और उसी का ही ब्लड है, और अपने ब्लड से शायद अपने ही बाल उसने डाले हैं, चावल डाले हैं, पता नहीं क्या करा है। बहुत ही स्केरी, बहुत ही दिल दहलाने वाला दृश्य दोस्तों। आंटी जैसे ही देखती है वो बेहोश हो जाती है और अंकल बहुत ही ज्यादा डिसोरिएंट हो जाते हैं, पर वो जाके एक बार विकास की नब्ज चेक करते हैं और वो देखते हैं कि विकास इज नो मोर। एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से विकास की डेथ हो चुकी है और ये चीज बिल्कुल एविडेंट है। वहीं पे एक ब्लेड भी रखा है जिससे काटा गया है और पता लग रहा है कि विकास ने खुद ही अपनी नस काटी है और खुद ही अपनी नस काट के अपने ब्लड से उसने जो भी ये ब्लैक मैजिक वगैरह करना था जो भी करा है, और उसके बाद उसने अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों किसी माँ बाप और बहन के लिए ये चीज देखने से ज्यादा भयानक चीज क्या हो सकती है, पर सिचुएशन इतनी खराब थी कि उनको इवेंचुअली पुलिस को बताना ही पड़ा। थोड़ी देर में पुलिस आती है और पुलिस आके ये सब चीजें देखती है, और जब वो देखते हैं तो उनको भी पहले तो समझ में कुछ आता ही नहीं है, पर देन ऑब्वियसली उनका शक तो जाएगा ही ना पेरेंट्स पे, तो वो लोग अपनी रिपोर्ट वगैरह बना लेते हैं। जब पुलिस उस रूम की तलाशी करती है तो उसको विकास की अलमारी से बहुत ज्यादा अजीब सी और संदिग्ध चीजें मिलती हैं। विकास की जो अलमारी है, अलमारी का जो बैग होता है, उस अलमारी के बैग में ऐसा लग रहा था कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से विकास ने खुरद के कोई चीज लिखी है। उसने खुरद के जो भी लिखा है, जिस भी लैंग्वेज में लिखा है, वो अनआइडेंटिफाइड लैंग्वेज है। पुलिस वालों के और किसी और की भी समझ में लैंग्वेज नहीं आ रही है, पर ऐसा फील हो रहा है कि उसने कुछ मंत्र जैसा ही कोई चीज लिखी हुई है वहां। उसी अलमारी के नीचे ड्रॉर में जब उन्होंने ड्रॉर खोला
तो वहाँ पे ना उनको बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें मिली, जैसे कि कुछ रुइयां जिस पे ब्लड है और उसी के साथ कुछ कपड़े जो कि आधे जले हुए हैं, और ऐसे ही कुछ कागज जिस पे कुछ अजीब सा लिखा गया है पर वो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। उसी रूम में विकास की जो स्टडी टेबल थी वहां से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी, तो जब स्टडी टेबल को हटाया गया तो वहां पे उनको कई सारी डेड लिजर्ड्स मिली। ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी ने वो सारी लिजर्ड्स को पकड़ के मार के वहां पे सड़ने के लिए छोड़ा हुआ है या पता नहीं क्या, बट वो बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। तो ये सारी चीजें भी पुलिस वालों ने नोट करी। ये जो किस्सा है फिर इवेंचुअली, क्योंकि उसका इलाज भी चल रहा था, तो ये सारी चीजें डाली तो गई कि ये इसको जो है बाइपोलर डिसऑर्डर भी था। इसी डिसऑर्डर के बिगड़ने के रहते इसने खुदकुशी भी कर ली और ये सारी चीजें भी ये करता था। पर दोस्तों सवाल ये है कि बाइपोलर डिसऑर्डर अगर होता भी है तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये लंबा टाइम लेते हैं। ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं दोस्तों, चाहे बाइपोलर हो, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया हो, चाहे किसी और तरह की मानसिक बीमारी हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के शॉक के बाद ये बीमारियां इमर्ज होती हैं। विकास की लाइफ में कोई शॉक नहीं था, उसकी लाइफ तो बहुत बढ़िया चल रही थी। दूसरा, अगर ये बीमारियां आती भी हैं तो बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली बीमार करती हैं। ऐसा नहीं कि एक महीने के अंदर ही बिल्कुल आदमी को इतना बीमार कर दिया कि उसने अपने हाथ की नस काट ली, अपने कुत्ते का मर्डर कर दिया, अपनी गर्लफ्रेंड का रेप करने में तुल गया। ऐसा नहीं होता है दोस्त। बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंस, मेडिकल साइंस बता सकती है, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी जो मेडिकल साइंस नहीं बता सकती हैं। अंकित को पता था ये क्या हुआ है। अंकित के सामने विकास ने उस टोटके पे लात मारी थी, मटके को उठा के गाड़ी के अंदर रखा था। बाबा जी ने जो बात बोली वो भी अंकल आंटी को पता है। बाबा जी ने यही बताया था इनको कि इसकी जो जिस टाइम पे टोटका वगैरह इसने छेड़ा था तो उसी वक्त ये पोजेस हो गया था, और वो जो आत्मा थी 2-4 दिन में ही इसकी आत्मा को तो हटा चुकी थी। वो पहले इसकी बॉडी को कम्प्लीटली पोजेस कर चुकी थी। इसकी आत्मा का इसकी बॉडी से कंट्रोल हट चुका था। वो बस इसकी बॉडी के थ्रू जो कुछ भी वो अपने टोटके फोट के अपने कष्ट काटने थे वो काट रहे थे, और इवेंचुअली जब उनका काम हो गया तो शायद विकास की भी उन्होंने बॉडी खत्म कर दी। सो दोस्तों ऐसी कहानियां मतलब सुन के मेरा दिल दहल जाता है। एंड क्या होता है यार, ये सारी चीज़ें दोस्तों आई ट्रूली बिलीव की होती हैं, और हमारी किस्मत है, हमारे भगवान हैं, हमारे गॉड हैं, अल्लाह हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, जिसको भी आप मानो वो हमें इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बुरे लोग ये सब चीज़ें औरों के साथ करते हैं। जेलसी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है। लोगों को दूसरे की सक्सेस पसंद नहीं आती, दूसरे की खुशियाँ पसंद नहीं आती हैं। कई सारे लोगों को अपनी खुशियाँ कम लगती हैं, उस वजह से सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। आप कमेंट सेक्शन देखिए, जितने भी हॉरर स्टोरी टेलर्स हैं उनकी आप कहानियाँ पढ़िए, आपको 90% कमेंट यही मिलेगा कि लोग बोल रहे हैं कि हमारी मदद करवा दो भैया, हमारी बात करा दो मौलाना जी से, हमारी बात करा दो बाबा जी से, है ना, हमारी इनसे कांटेक्ट करा दो, हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आप लोग मुझे कहानियाँ भेज रहे हो, कहानियों में फ़ोटोग्राफ्स हैं, क्या आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें जो साइंस बता सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो साइंस नहीं बता सकता है, और जो चीज़ें साइंस नहीं बता सकता है वो यही चीज़ें होती हैं, कुछ बहुत अच्छी ब्राइट एंड कुछ ऐसी डार्क। तो आई होप दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी, एंड इस कहानी के साथ ही आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया हो। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपने अपनी मुझे कहानियाँ बतानी है, ऑब्वियसली मैं नाम पता सब कुछ चेंज करके बताऊंगा, इस कहानी में भी करें, तो आप मुझे इस मेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। मैं वहाँ से आपकी कहानी सुन के लोगों तक सुना सकता हूँ। हो सकता है आपकी कहानी से 10 लोगों को कोई चीज़ सीखने को मिले, हो सकता है आपकी कहानी सुनाने से 10 लोगों को कोई नई चीज़ पता चले। सो दोस्तों अब मिलते हैं अगली कहानी में। मैं ऐसी ही कहानी आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।